हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें टॉप 90 प्रश्नों को हमने शामिल किया हुआ है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों सीटेट में बार बार आने वाले प्रश्न है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और सभी भाई बहनों एक बार शेयर जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। ये हमारा प्रश्न है जो क्या है, रेलगाड़ी से रिलेटेड है। देखिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ, लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी है, यूपी की राजधानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है कि रेलवे स्टेशन से और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। यानी आपको डिस्टेंस कितनी दी है, 504 किलोमीटर दी है। ठीक है भाई साहब, दी है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। तो रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल, यानी आपको स्पीड बतानी है। ठीक है, आपको टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 7 घंटे। ठीक है, 7 घंटे दे रखा है। ओके ठीक है, जब आप स्पीड निकालोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप यहां रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 504 अपॉन 7। और 7 से जब आप इसको काटोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 72। और 72 किसमें आया है, किलोमीटर प्रति घंटे में आया है, जबकि हमसे किसमें पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे और 18 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। और जब 18 से भाग दे देंगे तो 18 का पाला पड़ेंगे 4 बार, और 4 का गुणा जब आप 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। देखिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा इसमें बोला गया है कोई बच्ची एक्स पर स्थित है। अब मान लो कोई बच्ची यहाँ है, यहाँ क्या है, एक्स है, और यहाँ वो बच्ची स्थित है या खड़ी है, पर है। और वह अपनी सहेली जो कि बाई में स्थित है, और उसकी सहेली कहाँ, बाई स्थित है, बाई की जगह पे। अब और बाई के साथ वह क्या करना चाहती है, सहेली के पास जाकर के खेलना चाहती है। इसके लिए पहले उसे कहाँ, ओ पर जाना होगा, ओ के बाद में बाई पर जाएगी। तो एक्स के ठीक दक्षिण में, एक्स के ठीक दक्षिण में क्या है, ओ है। ओ कहाँ है, जो एक्स के क्या है, ठीक दक्षिण में क्या है, ओ है। ठीक है, और कितना है, 40 मीटर। कितना है, 40 मीटर है। ठीक है जी, 40 मीटर है। इसके पश्चात ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर। अब ओ से ठीक पूर्व दिशा, और पूर्व किधर हो जाएगी आपकी, इधर हो जाएगी, और इधर क्या है, 22 स्थित है। और कितनी मीटर चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। तो ठीक है, अब आपको बतानी है ये वाली डायरेक्शन। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, जो 4 3 हो तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 1 0 इन पर है तो 1 1 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 50 मीटर में आएगा। तो डी वाला होगा नहीं, सी वाला होगा नहीं। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या होगा। अब आपसे पूछा है कि बाई से एक्स की दूरी, एक्स की दूरी कितनी आ गई, दूरी कितनी है आपकी, डिस्टेंस कितनी आ गई, 50 मीटर आ गई। ठीक है, और बाई के सापेक्ष एक्स की दिशा। अब बाई के सापेक्ष हमें क्या बतानी है, एक्स की दिशा बतानी है। तो बताओ एक्स की दिशा कहां होगी, बाई के सापेक्ष बताइए। अब बाई के सापेक्ष करेंगे तो बाई पर ही क्या बना देंगे, ये बना देंगे। अब इधर क्या है, ये आपका नॉर्थ है, ये क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ और ये वेस्ट है। तो आपकी ये वाली दिशा क्या हो गई, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को क्या बोलते हैं हम, उत्तर पश्चिम। तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्लॉथ से रिलेटेड है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बात करते हैं स्लॉथ की। तो देखिए स्लॉथ जो होता है एक आलसी जानवर है। कैसा जानवर है, आलसी जानवर है। ठीक है, आलसी जानवर है। ठीक है, और ये क्या करता है, दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। ये अच्छा तैराक भी है, और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की क्या पत्तियों को खाता है। और अपने पूरे जीवन काल में वह टोटल कितने पेड़ों पे निवास करता है, 8 पेड़ों पे निवास करता है। और इसकी औसत आयु कितनी होती है, 40 वर्ष होती है। और एक बात और, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है।
ये हफ्ते में एक बार में मल मूत्र करने के लिए नीचे उतरता है। तो देखिएगा, स्लॉथ की लगभग आयु 40 वर्ष तक जीते हैं, सही बात है। और अपने पूरे जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमते हैं, गलत। 8 वृक्षों पर घूमते हैं। स्लॉथ की आयु 10 वर्ष, गलत हो गया। स्लॉथ की आयु 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने पूरे जीवन काल में कुल 8 पेड़ों पर निवास करते हैं, बात सही है। स्लॉथ की आयु 8 वर्ष, गलत हो गया। आपको इसके स्लॉथ के बारे में पता होना चाहिए। सीटेट का फेवरेट प्रश्न इससे ही आता है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट प्रश्न है ये दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है ये आप देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला गया है, कमेंट करिएगा पहले। प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या होगा, करिएगा, कमेंट करिएगा, क्या होगा। जंगलों के ज्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित होंगी, बताइए, कमेंट करिएगा। आसपास की जगह ज्यादा ठंडी हो जाएगी, भाई जब जंगल कट जाएंगे तो हरियाली वैसी ही चली जाएगी, तो ठंडा क्यों होगा, वो तो गर्म और हो जाएगा। तो पहला वाला गलत हो गया। अब पहला किसमें है, इसमें है, इसमें है, ये दोनों ही ऑप्शन तुरंत कट गए। वर्षा का जल रिसाव कम होगा, बात एकदम सही है। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, यानी जो बारिश होगी तो जब उसका पानी होगा वो मृदा को भी साथ में बहा ले जाएगा, ये भी सही है। भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, भूमि जल का स्तर क्यों बढ़ेगा, वो तो कम और हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, और ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला गया है शिवाजी सागर झील। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो शिवाजी सागर झील है ये कहां स्थित है, कमेंट करिएगा, किस राज्य में स्थित है। और सबसे, जब तक आप मुझे एक बात बताइए, शिवाजी सागर झील से तो कर लेंगे अभी हम, तो भारत में कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 75 क्या है, जिले हैं, क्या है, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे इसमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है शिवाजी सागर झील। शिवाजी कहां के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र के लिए प्रसिद्ध है, तुरंत आपने टिक लगा दिया। महाराष्ट्र की शान क्या है, शिवाजी। तो शिवाजी जो सागर झील है वो कहां स्थित है, आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं आपकी मध्य प्रदेश की झील की, तो एक आपकी झील है इंदिरा सागर झील, क्या, इंदिरा सागर झील, ये आपकी कहां स्थित है, ये भी आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण बात बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। और भोपाल बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि यहाँ भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण रिसाव हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात और आपको मैं बता दूं, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में के लिए क्या फेमस है, बताइए। डल झील कहां है, डल झील, जो आपकी डल झील है ये आपकी कहां स्थित है, ये भी आपकी झील डल कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में एक चीज और बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम क्या है, बताइए। सरसों के तेल में बनी हुई समुद्री मछली प्रसिद्ध है। और एक चीज और है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की एक झील का नाम और बताओ, एक झील का नाम और बताओ जम्मू कश्मीर की, जल्दी से बताओ। बूलर झील, बूलर झील आपकी कहां है, आपकी बूलर झील कहां है, आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के बारे में कोई एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कथन बताओ कि एक झील इसकी भी आप बताओ, उड़ीसा की कौन सी होगी, कमेंट करो जल्दी से। क्या है, चिल्का झील, जो आपकी चिल्का झील है ये आपकी कहां स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की कि मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य, यानी जो मिजोरम के कहां है, जो पास आते हैं, और बगल में कौन कौन से राज्य हैं, बस आपको ये बताना है। तो देखिए बिहार होगा नहीं, बिहार और केरला होते नहीं है, क्यों, क्योंकि बिहार मिजोरम से बहुत आगे है। और केरला जो है क्या है, निकटवर्ती नहीं है, निकटवर्ती नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। चलिए अब आप इसको मैप की सहायता से समझिएगा, मैप की सहायता। मिजोरम के पास क्या है, पहला तो त्रिपुरा है, मणिपुर है, और एक आपका असम है। कौन कौन है, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। आपको इतना ध्यान रखना है। कौन कौन से राज्य हैं देखिएगा, कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले क्या है, मणिपुर, मणिपुर है, असम है और
त्रिपुरा है। ये 3 है लास्ट के। अरुणाचल प्रदेश है नहीं है, केरल है नहीं है, बिहार है नहीं है। केरल के लिए एक कोई फेवरेट डिश बताओ केरल की। क्या है? टेपियोका। क्या है? टेपियोका। टेपियोका कहाँ की फेवरेट डिश है? केरल की है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लाल चीटी की चटनी छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। असम का क्या है? बिहू। बिहू क्या है? एक नृत्य है। ठीक है। बिहार में क्या है? मधुबनी। क्या है? मधुबनी जो प्रिंटिंग है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी बिहार की प्रसिद्ध है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। असम में एक चीज और है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है असम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न नंबर 7 में कि भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती में कितनी जमीन मिलेगी। यानी खेती करने के लिए जमीन देते हैं, और ये कौन डिसाइड करता है? ये भारत सरकार करती है। बताइएगा कौन सा है? कमेंट करिएगा, कमेंट जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या लद्दाख है? क्या मिजोरम है? क्या अरुणाचल प्रदेश है? या झारखंड है? बताइए। चेराव जो नृत्य है, चेराव वहां का बहुत ही फेमस नृत्य है, मैं आपको बता दूं। और ये वाली जो घटना है ये कहां की है? मिजोरम की है। और चेराव का जो नृत्य है ये कहां का फेमस है? ये आपका मिजोरम में है। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की कोई एक फेमस बात बताइए। लद्दाख में यहाँ पत्थरों के बने क्या होते हैं? मकान होते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात बताइए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में आता है? किस राज्य में होता है? किस राज्य में उदय होता है? ये भी पूछ सकता है। वो क्या है? आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं जो आपका ये कुछ महत्वपूर्ण बातें और मैं आपको बता दूं दोस्तों। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि इनकी कुछ राजधानियां भी आपको ध्यान रखनी है। लद्दाख की राजधानी क्या है? आपकी लेह है। क्या है? लेह है। किसकी? लद्दाख की। अब बात आते हैं मिजोरम की। क्या है? मिजोरम की क्या है? आइजोल। क्या है? आइजोल आपकी कहां की है? आपकी मिजोरम की राजधानी है। ईटानगर कहां की है? ईटानगर जो आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। झारखंड की क्या है? रांची है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो 2 राज्यों की राजधानी है। कमेंट करके बताइएगा मुझे, और इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में प्रश्न है दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट के बारे में जब प्रश्न है तो आपको उसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और ये वर्तमान में किसका भाग है? ये आपके नेपाल का भाग है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। यानी सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कमेंट करिएगा कौन सा होगा इसका आंसर। उत्क्रमित किसे किया जा सकता है? यानी उसको तोड़ करके या उसके अणुओं को तोड़ करके दोबारा उसे बनाना, और बनाने के बाद में दोबारा उसे बिगाड़ देना और फिर से वही चीज बना देना। तो गाय के गोबर से बायोगैस बना दोगे? क्या बायोगैस से गोबर बना दोगे? आप कहोगे नहीं बना पाओगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना गलत हो गया। मोम का घोल बनाना, भाई मोम से आप मोमबत्ती बना दोगे, दोबारा उसका लिक्विड करके कुछ और भी चीज बना दोगे, बनेगी मोम की। दूध से पनीर बन जाएगा, बट पनीर से दूध नहीं बनेगा। तो आपका सारे ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला गया वृक्षों और पेड़ों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार करना है आपको। अब जो विशिष्ट लक्षण है इस पर विचार करिएगा कि बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। बताइए, कमेंट करिएगा।
तो इसमें बोला गया है वृक्षों की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में शाखा नहीं जड़ें होती हैं। क्या ये सही होगा? बताइए। आप कहोगे सही बात है, ये होती है, सही बात है, होती ही है, तो आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये वाली बात करेक्ट है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 3 गुनी होना, यानी वृक्ष की जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की 3 गुनी होती है। बताइए क्या ये सही है? आप कहोगे एकदम गलत हो गया ये। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा मिलता है। आप कहोगे भाई जड़ों से ही तो वृक्ष को सहारा मिलता है, तो बात करेक्ट हो गई। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना गलत। लटकती जड़ों को बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये भी बात सही है। यानी पहला, तीसरा, पांचवा, वो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसी में दिया हुआ है, तो इसका मतलब बी वाला गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। इस हिसाब से 11 में बोला गया है एक विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है। बताइए कि एक विद्यार्थी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, मैं जिस जगह से आई हूं वहां पहाड़ी इलाका है। ठीक है, पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो आपने तुरंत राजस्थान गलत कर दिया, राजस्थान में बर्फ नहीं पड़ती है, तमिलनाडु में बर्फ नहीं पड़ती है, असम में नहीं पड़ती, तुरंत आपने टिक लगा दिया। मनाली में पड़ती है, मनाली में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की एक सुरंग का नाम बताओ जिसको क्या बोलते हैं? अटल टनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटल टनल बोलते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं? रोहतांग सुरंग के भी नाम से जाना जाता है। आपको तुरंत आंसर मिल गया। और बहुत ठंड होती है और हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, यानी जो हिमाचल प्रदेश के लोगों के जो घर होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में बोला है आपके मित्र कमजोर दांत, यानी आपके मित्र के क्या है? कमजोर दांत हैं। ठीक है भाई, देखते हैं भाई, कमजोर दांत है और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। यानी आपकी एक फ्रेंड है और उसमें क्या है? दांत कमजोर हो गए हैं और हड्डियों की कमजोरी की वजह से वे क्या है? बहुत अस्वस्थ रहती है। उनके उभरने के लिए, यानी उनके सही होने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, सर्वोत्तम होगा? क्या उसे चावल खाने चाहिए? बताइए। नींबू तो खट्टे दांतों के लिए बेकार होता है, गुड़ भी बेकार हो जाएगा, घी भी सही नहीं होता, तेल, अंडा, चावल बेकार होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे लौह तत्व की जरूरत है। उसमें क्या है? दूध, सब्जियां, हरी सब्जियां, पालक, फल, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 की चर्चा करते हैं दोस्तों। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जब उसमें दांत कमजोर हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उसे विटामिन डी की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें आपसे बोला है मधुमक्खी के छत्ते के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? हमें विचार करना है। चलिए करते हैं विचार कि इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। बताइएगा। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मधुमक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं। सभी रानी मधुमक्खियां क्या अंडे देती हैं? आप कहोगे गलत। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, बात एकदम सही है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं, सही बात है। यदि काम करने वाली मधुमक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकता, सही बात है। आप कहोगे करेक्ट बात है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह रस वाले फूलों की खोज की सहायता करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपसे बोला गया नीचे दिए गई विशेषताओं को चुनिए और नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती हैं। बताइए जो विशेषताएं दी गई हैं क्या वो जानवरों में पाई जाती हैं? देखिए पहला कछुआ है, अजगर है, बाज है, छिपकली है, शहद की मक्खी है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कमेंट करिएगा। बताइए। शरीर का शल्कों से ढका होना, आप कहोगे कतई गलत। भूमि पर प्रकाश जल दोनों में रह सकते हैं, करेक्ट बात है। कछुआ रह सकता है, अजगर सांप प्रजाति का है, चलो रह सकता है, बट बाज कैसे रह लेगा जल में? छिपकली कैसे रह लेगी? मधुमक्खी कैसे रह लेगी?
तो आप कहोगे ये तो गलत बात है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ये भी गलत है। अंडे देते हैं, ये वाली बात सच है, ये वाली बात क्या है, सत्य है, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं, और जिनके कान दिखाई देते हैं जिस जानवरों के, वो बच्चे देते हैं। जहरीला होना, कछुआ जहरीला होता है, शहद वाली मक्खी जहरीली होती है, आपका ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, सिर्फ तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला है केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, तो करिएगा विचार। केचुओं के बारे में आपको बोला गया है, यह जमीन में छेद बनाते हैं, रहते हैं, जिससे जमीन पूरी पूरी नहीं पोली हो जाती है। क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। और सही बात है, इसमें से क्या वायु निकल जाती है और जमीन उपजाऊ हो जाती है। यह मृत पक्षियों और पौधों को खाते हैं, सही बात है। इनके मल से मृदा उपजाऊ होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, सही बात है। जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वे फैक्ट्री में, गलत हो गया। रसायनों के छिड़काव से केंचुओं पर प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा पड़ता है प्रभाव। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। बात करते हैं केचुए की, और केचुओं को ही क्या बोला जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। किसका मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। एक केचुओं को कहा जाता है और एक सांप को कहा जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखना दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 की चर्चा करते हैं। प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, यानी 1 से लेकर के 5वीं तक की कक्षा के लिए है ये प्रश्न, ठीक है। इस स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है, बताइए। जो बाल केंद्रित जो आपकी प्रकृति है बच्चे की, ये किसके कारण है, ये आपको बताना है। बताइए, रटना तो गलत होता ही है। पाठ आधारित शिक्षा गलत हो गया। गतिविधि आधारित, जब आप कोई गतिविधि करोगे, कोई एक्टिविटी करोगे तो बच्चा सीखेगा। सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय में भागीदारिता, ये भी सही है। यानी पहला और चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो 100% सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की दोस्तों। इसमें बोला गया प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है, बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण जो आपका अध्ययन है उसका क्या उद्देश्य है। बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, सही बात है। स्वयं करके सीखे ये उन्हें बताना। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बात सही है ये भी। बच्चों को नए ज्ञान, यानी नए ज्ञान को खोजने के लिए, सृजन करने के लिए समग्र करना है, यानी उन्हें सुझाव देना, ये भी सही है। बच्चों के ज्ञान के एक निश्चित निकाय की प्राप्ति के रूप में, ये निश्चित निकाय गलत हो गया, तो आपका क्या फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। यानी पहला दूसरा तीसरा सही है, और ये पहला दूसरा तीसरा आपके ऑप्शन नंबर जो ए है उसी में दिया हुआ है, ठीक है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में बोला है प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पे भी हो रही है। पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कौन सा कथन जो है सत्य है, ये आपको बताना है। यह शिक्षण आधारित है, गलत। आप प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, आप शिक्षण की बात कर रहे हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें, ये सीखने, क्या बच्चा पाठ्य पुस्तक से ही सीखेगा, बाहरी ज्ञान से नहीं सीखेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल शब्द मिल गया, तुरंत गलत हो गया। केवल शब्द क्या होता है, नेगेटिव होता है। केवल शब्द हुआ आपका रटना हुआ, दत्त कार्य हुआ, गृह कार्य हुआ, परिभाषा हुई, याद करना हुआ, ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो यही सही होगा। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों का एकीकृत जो होता है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे बोला गया प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है, बताइए। ईवीएस सीखने के लिए क्या चुनौती है, ये आपको बताना है, बताइएगा कौन सी चुनौती है। कमेंट करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, आंसर कमेंट करिएगा। क्या होगा, रटना, अभी मैंने आपको बताया गलत हो जाएगा। सम्मिलित आधारित सीखने का स्तर, गलत हो गया। अवधारणाओं का विवरण, ये ठीक ठाक है। बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण, यानी बच्चा स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करना, ये सही है, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला डी वाला सी से ज्यादा सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट
हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की दोस्तों। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए अधिकतम? बताइए, कमेंट करिएगा। अधिकतम होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए अधिकतम? वाद विवाद का प्रावधान, यानी बच्चा एक दूसरे से बातचीत करना, और तभी तो वो सीखेगा। तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो, क्योंकि इसमें पहला नहीं दिया है। अनुभवात्मक सीखना, सही बात है, दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा, और दूसरा करेक्ट हो जाएगा तो चौथा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा दिया नहीं है। कहानियों द्वारा सीखना, बात सही है। तथ्य और सूचनाएं प्राथमिक स्तर पर गलत होती हैं, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन में सूचनाओं की बात हो रही है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले, अगर मेरे सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या में उप विषय है। बताइए, प्रश्न नंबर 21 है, बताइए उप विषय है। कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। उपविषय है, क्या उपविषय कौन सा है प्राथमिक स्तर पर? बताइए, क्या परिवार एवं दोस्त है? ये तो विषय है। क्या आश्रय है? क्या यात्रा है या पौधे हैं? आप कहोगे ये नहीं है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? आपका उपविषय है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है, यानी सार्थक यानी सही सीख दी जा सकती है। तो बताइए कैसे दी जा सकती है? बताइएगा कैसे दी जा सकती है? ईवीएस की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, आप कहोगे बात एकदम सही है, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, वृत्तांत यानी जो भी आपके आसपास का वातावरण है वहां से सीखना, ये भी बात सही है। प्रयोग द्वारा सीखना, बच्चा प्रयोग करेगा तभी तो सीखेगा। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौलिक मूल्यांकन, गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। कौन सा? बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहला और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, सभी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। बताइएगा, 22 वाला प्रश्न है, और 22 वाले प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है ये आप देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब है। बताइए प्रासंगिकता का क्या मतलब है? कमेंट करिएगा। प्रासंगिकता का मतलब क्या है ये आपको बताना है। बताइएगा प्रासंगिकता का क्या मतलब है, बताइए। ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, क्या ये उद्देश्य है? भाई सरल से जटिल, बच्चे की बात हो रही है, आप सरल, ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना, गलत हो गया। उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना, गलत। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण है, तत्काल का मतलब जो अभी प्रेजेंट में उसका वातावरण है उससे जोड़ करके उसको सिखाना, तो बच्चा क्या हो जाएगा? सीखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 की चर्चा करते हैं। बात हो रही है यहाँ भोजन की। किसकी बात हो रही है? भोजन की। और भोजन की बात जब बात हो रही है तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा। बताइए, भोजन की बात हो रही है। विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक यानी सही और प्रमाणिक हो सकते हैं यदि, क्यों हो सकते हैं? पाठ्य पुस्तकों के संसाधन के रूप में शामिल करना, गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, गलत हो गया। प्रश्नोत्तरी आयोजित, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जो भी इसके मुद्दे हैं उसके इर्द गिर्द समूह कार्य, चर्चाएं आयोजित करना, चर्चा करेंगे तभी तो बच्चा सीखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 का आंसर कमेंट करो। ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? बताइए, सबसे अच्छा संसाधन है और वो है ईवीएस सीखने के लिए। बताइए, क्या फेसबुक है? आप कहोगे गलत है। ट्विटर गलत है। स्कूल का पुस्तकालय, गलत है, क्योंकि हर किसी स्कूल में पुस्तकालय थोड़ी ना होगा।
तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा, क्षेत्र भ्रमण, यानी उसके वातावरण में क्या है, उसको घुमाना, कई नई नई जगह को ले जाना, तभी तो बच्चा सीखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी वो स्कूल के वातावरण से बाह्य वातावरण को जोड़कर बच्चे को सिखाने की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में आपसे बोला गया है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि, जो आपकी जल जो थीम है उससे संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से यानी अच्छे ढंग से सीखा जा सकता है यदि, यानी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कैसे। बताइएगा, बताइएगा कैसे, कमेंट करिएगा। आपको रोल प्ले करके आयोजित करके, सही बात है, रोल प्ले करो, बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित करके, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, ध्यान रखना। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण, भ्रमण भी पॉजिटिव वर्ड है, करेक्ट हो गया। बच्चों को निबंध, निबंध गलत हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये आपके ऑप्शन नंबर जो ए है, इसी में आपको में दिया गया है। चौथा देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये गलत हो जाए। कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे निबंध हुआ, क्या हुआ, निबंध हुआ, ठीक है। और एक आपका निबंध के बाद क्या हुआ, याद करना हुआ, याद करना हुआ, रटना हुआ, ये क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। परिभाषा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इस बात को, निबंध नेगेटिव वर्ड है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्यों क्यों, बताइए। वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्यों होती हैं, बताइए। जो आप ईवीएस सीखते हो, तो सीखते हैं तो हम वास्तविक घटनाओं को ही तो सीखते हैं, तो क्यों होती हैं वास्तविक घटनाएं, ये आपको बताना है। कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा आंसर, क्यों होती हैं वास्तविक घटनाएं, बताइएगा। वे सीखने में समृद्ध स्रोत हैं, सही बात है, यानी वो सीखने में पॉजिटिव कोई ना कोई भूमिका निभा रहे हैं, तो बात आप कहोगे, आप बात एकदम सही है। वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण की बात हो गई, बहुत ही अच्छा वातावरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं, स्टेटमेंट बी बार सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, अब इसमें आपसे बोला गया है बिग पहले से परिचित, बिग नहीं होगा यहाँ, यहाँ बिग नहीं होगा। अब आप कहोगे बिग नहीं होगा तो क्या होगा, बिग नहीं होगा, जो आपकी सिर्फ पहले की, ये गलत लिखा हुआ है, पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय के आसपास के अधिगम की प्रक्रिया का संचालन, गलत हो गया, संचालन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट होगा और चौथा वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा किस में दिया हुआ है, आपका होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। सीखने में सुधार का आकलन बिंदु है, बताइए। सीखने में सुधार का आकलन बिंदु है, और वो आकलन बिंदु क्या है, ये आपको बताना है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, औपचारिक स्थिति में संबंधित आकलन, बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, बताइए। सीखने में सुधार, सुधार के लिए हमेशा क्या होता है, सीखने के लिए आकलन होता है। जब तक आप किसी को सीखोगे ही नहीं, तो आप किसी चीज में सुधार कैसे लेके आओगे, ठीक है। तो इसका आकलन का बिंदु क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। ईवीएस में सहपाठी आकलन है, बताइए। सहपाठी आकलन है, क्या है सहपाठी आकलन, ये आपको बताना है ईवीएस में, बताइएगा, बताइएगा कौन सा होगा। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन, गलत, परिणाम गलत हो जाएगा, सीखने का आकलन गलत हो गया। आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की दोस्तों, और प्रश्न नंबर 30 को करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर को जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा। एक ईवीएस, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है, यानी आकलन करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है, जो ना केवल सबसे अच्छा है बल्कि एक समय से बच्चे के सभी प्रकारों के कार्यों या गतिविधियों का एकत्रित करता है। यानी वो सभी, जो भी बच्चा गति करता है, गतिविधि करता है, एक्टिविटी करता है, क्या सीखता है, क्या नहीं सीखता है, इस सब के बारे में एक वो क्या है, एक एकत्रित करता है उसके बारे में। तो वो आपको बताना है कि वो प्रयोग किस चीज का कर रहा है शिक्षक, प्रयोग क्या रूब्रिक का कर रहा है, क्या पोर्टफोलियो का कर रहा है, या रिजल्ट कार्ड का कर रहा है, या प्रेक्षण का कर रहा है। आपका किसका कर रहा है, पोर्टफोलियो का कर रहा है।
ठीक है। पोर्टफोलियो में आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे की सीखने की गति, यानी किस प्रकार बच्चा सीख रहा है, उसका समय समय पे आकलन होना, ये सब किस में आता है, आपका पोर्टफोलियो में आता है। गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी कितनी है, 1134 किलोमीटर, यानी आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1134 किलोमीटर आपकी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है। इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में कवर कर देती है, यानी तय कर देती है। तो आपका जो समय है वो भाई साहब कितना दिया है, वो आपका दिया है 21 घंटे आपका समय दिया हुआ है। इन दोनों शहरों के बीच, रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी की औसत चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। तो जब आप मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत चाल निकालोगे तो आप जानते हो कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं हर सवाल में फॉर्मूला जरूर लिखता हूं दोस्तों। कितना आ जाएगा, 1134 अपॉन 21। जब आप इसका इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 54 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 54 बार जाएगा। अब 54 बार के जाएगा। अब ये 54 आपका किस में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में, बट आपसे पूछा किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप क्या करोगे, 5 से गुणा करोगे और 18 से भाग, और 18 का जब इसमें भाग दोगे तो 18 3 54 और 3 पंजे 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। तो वो आपके ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सभी बहन भाई एक बार शेयर जरूर करें सभी। देखिएगा, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। ये वाला प्रश्न जो है हमारा डायरेक्शन से रिलेटेड है दोस्तों। अब आपको इसमें बताना है, कोई छात्र ए पर स्थित है, ठीक है भाई, ए पर स्थित है, और वह बी पर पहुंचना चाहता है। जो ए पर छात्र है वो कहां पहुंचना चाहता है, बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर आता है, यानी जो ए छात्र है वो बी के पास जाना चाहता है, लेकिन बी पर पहुंचने के लिए पहले उसे ओ पर जाना पड़ेगा, तब उसके बाद में वह कहां जाएगा, बी पर पहुंचेगा। जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है, जैसे कि आपका अगर ए यहां पर है, ए यहां पर है, तो इसके उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर कौन स्थित है, आपका ओ स्थित है। ठीक है, ओ स्थित है। फिर वह उसे बी पर, यानी बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर, अब पश्चिम कितना है आपका, वेस्ट इधर है, तो यानी इधर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और जब बी आपका हो जाएगा इधर, तो ये आपका क्या आ गया, बी आ गया। और कितना चला है, 120 मीटर चला है। क्या चला है, 120 मीटर चला है। तो आप बी तक पहुंच जाता है। तो ए से बी की कम से कम दूरी आपको बतानी है। तो भाई ए आपको ये दूरी बतानी है। आप जानते हो ये 90 है, ये 120 है, तो 0 आएगा। और 12 और आपका 9 पाइथागोरियन नंबर है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो ए से बी तक की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी, 150 होगी। तो ए वाला ऑप्शन कट गया और एक डी वाला कट गया। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा होगा। अब हम इसकी क्या चेक करेंगे, दिशा चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, दिशा चेक करेंगे। अब हमसे बोला गया है कि बी के सापेक्ष ए की दिशा, जिसके सापेक्ष बोला है, बी के सापेक्ष बोला है, तो तुरंत आप बी पर बना दोगे डायरेक्शन। इधर आपकी क्या होती है, नॉर्थ होती है, इधर आपकी साउथ होती है, इधर आपकी वेस्ट होती है, इधर आपकी ईस्ट होती है। और ए जो है वो इधर ही तो स्थित है, और इधर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व इसी में बोला गया है। इसमें उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। स्लॉथ के बारे में प्रश्न है दोस्तों, और जो स्लॉथ है वो सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। यह एक आलसी जानवर होता है, भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ठीक है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है। ठीक है, और ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, और यह 24 घंटे नहीं बल्कि 17 घंटे तक, कितने घंटे तक, 17 घंटे तक वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक के सोता है। तो स्लॉथ के बारे में हमें सही कथन चाहिए। अब आपको सही कथन बताना है, तो बताइए सही कथन इनमें से कौन सा होगा, कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा सही कथन। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। बात सही है। ये स्लॉथ की आयु 10 वर्ष, गलत हो गया। स्लॉथ लगभग 17 वर्ष तक जीते हैं, गलत हो गया। 40 वर्ष तक जीते हैं और वो अपने पूरे जीवन काल में 40 वृक्षों पर निवास करते हैं, तुरंत आपका गलत हो जाएगा।
तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र, जो ऊनी वस्त्र होते हैं हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है बताइए। वो हमें गर्म रखते हैं तो वो ऊष्मारोधी है, और ऊष्मारोधी होने का क्या कारण है ये आपको इसमें हमें बताना है। बताइए क्या कारण है, बताइए इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। मेरे मेरे से आपस में कसकर जुड़े हुए और ठंडी हवा को उजरने नहीं देते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देशों के बीच नहीं होगा ये, ऊनों के बीच, जो ऊन है वो क्या है आपकी ऊनों के बीच वायु फंसी होती है, और गर्म वायु और वायु ऊष्मारोधी होती है। बात एकदम सही है, जो आपकी वायु होती है वो क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। रेशे मोटे होते हैं, ऊनी रेशे मोटे होते हैं, ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही ज्यादा फेवरेट आपका प्रश्न है दोस्तों, लिंगहू फेन। लिंगू फेन क्या होता है दोस्तों, सांप का मीट होता है। किसका मीट होता है, सांप का मीट होता है। और ये कहाँ के लोग खाते हैं ये आपको बताना है। बात करते हैं सांप की, तो सांप आपके भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जो पहले नंबर पे आपका होता है नाग, कौन सा है, नाग। दूसरा क्या है, करैत, क्या है, करैत। और एक क्या है आपका अफाई, क्या है, अफाई। और एक आपका कौन सा है दोस्तों, दुबोइया, क्या है, दुबोइया। ये भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। सांप की बात करते हैं, यह किसान का क्या होता है, दोस्त होता है। ये कौन होता है, किसान का दोस्त होता है। एक और होता है किसान का दोस्त, वो क्या होता है, केचुआ। क्या होता है, केचुआ होता है दोस्तों। और केचुआ के साथ साथ जो सांप होता है, इसकी आयु कितनी वर्ष होती है, 12 वर्ष इसकी आयु होती है। और ये जो होता है, इस सांप के जो होते हैं कान, कान जो होते हैं सांप के नहीं होते हैं। ये अपने क्या कंपन द्वारा महसूस करते हैं। ठीक है, अब आपको इनमें से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया हम उसकी चर्चा करते हैं। लिंगहू फेन, यानी आपको पता है ये सांप का मीट है। ठीक है, सांप का मीट है, बट ये खाया कहाँ जाता है ये आपको बताना है। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो ये यहाँ क्या होता है, सरसों के तेल में तली हुई मछली, सरसों सरसों के तेल में तली समुद्री मछली, यह मछली कहाँ के लोग खाते हैं, आपके जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, हांगकांग के लोग लिंगू फेन खाते हैं, और उनकी वह फेवरेट डिश है। गोवा के लोग कहाँ खाते हैं, नारियल के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये आपके गोवा के लोग खाते हैं। केरल का बहुत ही फेवरेट है, क्या है, टेपियोका, क्या है, टेपियोका है दोस्तों। टेपियोका कहाँ है, केरल का है। शांत घाटी, क्या है, शांत घाटी कहाँ स्थित है आपकी, ये भी आपके केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें हमसे बोला गया है, तीनों राज्यों का एक ऐसा समूह है जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वह कौन है सा है, ये आपको बताना है। देखिएगा ये इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर आपका क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर। और नीचे क्या है आपका, हिंद सागर। देखिए यहाँ आपका क्या है, गुजरात है। अब यहाँ की बात हो रही है, फिर इसके बाद में क्या है, मुंबई है। तो मुंबई तो होगा, तो देखो मुंबई ये इसमें दिया है, ये भी करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में क्या है, गोवा, गोवा भी है, क्या है, गोवा है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, कर्नाटक है, क्या है, कर्नाटक है। फिर इसके बाद में क्या है, केरल, ये क्या हो जाएगा यहाँ, केरल। तो आप देख सकते हो केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये क्या है, अरब सागर पर स्थित है। गोवा स्थित है बट छत्तीसगढ़ स्थित नहीं है, पश्चिम बंगाल स्थित नहीं है, असम मणिपुर ये स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मैप के द्वारा भी आप देख सकते हो दोस्तों, मैप के द्वारा भी आप समझना चाहो समझ सकते हो। इसमें आपसे बोला गया है, देखिएगा ये आपका क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर। ये आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी,
बंगाल की खाड़ी है। तो देखिएगा, सबसे पहले अरब सागर की बात हो रही थी। अरब सागर पर कौन कौन से, एक गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। वही बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी की, तो यहाँ क्या है आपका, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। ये जो तीन है ये किधर स्थित है, ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की चर्चा करते हैं। इसमें आपको बताना है, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। यानी बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, जमीन पर पीटते हैं डंडियों को। डंडियों को कहाँ पीटते हैं, जमीन पर पीटते हैं। ठीक है, और ताल के अनुसार डंडियों के बीच एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम और उस राज्य का नाम जहाँ के लोग यह नाचते हैं, बताइए बताइए, कमेंट करिएगा कौन सा होगा इसका आंसर, कमेंट करिएगा। क्या तोरांग होगा मिजोरम, कुड़ुक झारखंड, चेराव मिजोरम और झूम झारखंड, बताइए, कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए बात हो रही है नृत्य की, तो जो आपका झूम नृत्य है ये आपका कहाँ है, बिहार का है। क्या है, बिहार का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का। ये क्या है, एक लोक नृत्य है। और वही बात करते हैं कुड़ुक की। कुड़ुक क्या है, एक भाषा है। क्या है, भाषा है। कुड़ुक क्या है, एक भाषा है दोस्तों। ठीक है, और झूम एक प्रकार की क्या है, खेती भी है। ये क्या है, खेती भी है। झूम एक प्रकार की क्या है, खेती भी है। और बात करते हैं तोरांग। तोरांग का मतलब क्या होता है, तोरांग का मतलब दोस्तों क्या होता है, जंगल होता है। तो ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चेराव हो जाएगा। चेराव नृत्य, और ये कहाँ होता है, मिजोरम में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, और उनका नाम आपको बताना है क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम आपको बता दें कि ये माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, ये जो है ये नेपाल का भाग है। किसका है, नेपाल का भाग है दोस्तों। और वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। दूसरी बात, नेपाल में इसका क्या नाम है, सागर माथा नाम है। क्या है, सागर माथा के नाम से जानते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह भारत का पड़ोसी देश है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। क्या बछेंद्री पाल होगा, कर्णम मल्लेश्वरी होगा, सुनीता विलियम या संतोष यादव, बताइए बताइए, कमेंट करिएगा, बताइए, कमेंट करिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो संतोष यादव है ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। जबकि बात हो रही है पहली महिला जो पहली बार चढ़ी है वो कौन है, आपकी बछेंद्री पाल है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक आपकी वेट लिफ्टर है। क्या है, वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलक है। सुनीता विलियम की बात करें तो ये क्या है, साइंटिस्ट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में बोला है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दिवाली के बीच के विषय के नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन हमें चुनना है, बताइए। होली दिवाली के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। अब आपको बताना है, यह दोनों त्योहार जो होते हैं, ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। यह दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। बताइएगा बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों त्योहार पूर्णिमा को नहीं मनाए जाएंगे, ना ही दोनों अमावस्या को मनाए जाएंगे। दिवाली पूर्णिमा को नहीं, अमावस्या को मनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, कमेंट करिएगा। इसमें आपसे बोला गया रेगिस्तानी ओक, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक के बारे में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है दोस्तों,
अब आपको ये पता होना चाहिए जो रेगिस्तानी ओक है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का में पाया जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, गलत हो गया, यानी दूसरा तो तुरंत गलत हो गया। पहला पढ़ लो, पहला वाला जो इसका स्टेटमेंट है उसे पढ़ के देख ले रहे हैं। यह वृक्ष लगभग सभी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, बात एकदम सही है। यह वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है, स्थानीय लोगों को जब जल की आवश्यकता होती है तो वह पाइप लगाकर जल निकालकर पीते हैं, बात सही है ये भी। यानी पहला और तीसरा देख लो किसमें है, पहला और तीसरा इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो वैसे ही कट गए। ठीक है, दोनों वैसे ही कट गए। और दूसरा वाला इसमें है तो ये गलत हो गया, क्योंकि दूसरे वाले में बोला गया यह आबू धाबी में पाया जाता है, इसलिए गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या हो जाएगा आपका? ए वाला होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे, ये कह सकते हैं, वरना हम ये कह सकते हैं 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर या 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह जो गांव है ये कहाँ स्थित है ये आपको बताने हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, या असम में, या उत्तराखंड में? बताइए। 10 से 12 फुट बांस के घर की बात हो रही है दोस्तों, तो आप तुरंत लगा दोगे क्या? असम। असम की एक फेवरेट वो क्या नाम है, नृत्य है, त्योहार है, उसके बारे में बताओ। त्योहार क्या है? बिहू है। क्या है? बिहू है, असम का बिहू है। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है दोस्तों, कमेंट करके ये बताना है कि तमिलनाडु का एक फेवरेट क्या है, एक डिश है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। डिश क्या है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु का त्योहार कौन सा है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो क्या है? पोंगल। आपको क्या बतानी है? डिश बतानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है नीचे दिए गए हमारे देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकांश सामान्य लोग नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, टेपियोका तुरंत आ गया, तुरंत आपको क्या लगा देना है? केरल लगा देना है। मैं आपको बता चुका हूं, सबसे अच्छा लगता है, आपने तुरंत लगा दिया क्या? केरल। बात आती है नारियल की, तो नारियल में तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं ये आपको बताना है। नारियल के तेल में बनी मछली, बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? ये आपके कहाँ के लोग खाते हैं बताइएगा, कहाँ के लोग खाते हैं? आप कहोगे सर ये गोवा के लोग खाते हैं, ध्यान रखना गोवा के लोग खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 की हमसे इसमें बोला गया है बिहार राज्य, बिहार की बात आती है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना नाम है, पटना इसकी राजधानी है। लोगों के लिए मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। और मधुमक्खी जो पालन है ये सर्वाधिक प्रक्रिया जो होती है वह सर्वोत्तम समय इसका बताना है, कब ये प्रक्रिया ज्यादा होती है ये आपको बताना है। क्या बताइए? जनवरी से मार्च में होती है? नहीं होती। मार्च से जून में होती नहीं, अप्रैल से सितंबर में क्या होती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या होती है? मधुमक्खी पालन का सर्वोत्तम अच्छा समय है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में बोला है मानव पोषण के संबंध में स्वांगीकरण का अर्थ आपको बताना है क्या है? बताइए, स्वांगीकरण का आपको अर्थ बताना है कि क्या होगा स्वांगीकरण का अर्थ, कमेंट करिएगा। स्वांगीकरण का आपको अर्थ बताना है, बताइएगा। बचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत विधि, गलत हो गया, क्षुद्रांत विधि नहीं होगा। अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों का स्थानांतरण, भागों का स्थानांतरण कैसे हो जाएगा? पचा हुआ पदार्थ या भोजन शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्वांगीकरण का मतलब क्या है? जो भी आपने भोजन खाया है और जो खाने के बाद में जो भोजन पच गया है वो आपके शरीर के विभिन्न भागों में को क्या दे? एनर्जी दे। यही क्या होता है? आपका स्वांगीकरण होता है। डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। बताइए, आपको बताना है उस खेती का नाम, उस खेती की मृदा, खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान
रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अत्यधिक प्रयोग करके है, यानी रासायनिक जो पदार्थ होते हैं उनका ज्यादा उपयोग करता है। ठीक है भैया, ज्यादा उपयोग करता है। तो खेतों को बार बार धान की फसल उगा रहा है, ठीक है। तो उस पर विचार करके आपको यह बताना कि उसके व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ उपजाऊ कभी नहीं होगी, उपजाऊ कभी नहीं होगी। केवल शब्द आ गया, गलत हो गया। वर्ष में कई फसलों का अत्यधिक उपयोगी होगी, लेकिन आगे जाकर क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और ऐसी खेती को क्या बोलते हैं, झूम की खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 में आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का क्या उद्देश्य है, बताइए, कमेंट करिएगा। गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है, बताइए। यानी बच्चा स्कूल में तो सीखेगा ही सीखेगा, घर पे भी सीखे, तो जहां सीखने की बात आ रही होगी वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। पुनरावृत्ति गलत हो गया, घर का समय का सदुपयोग गलत हो गया, विद्यालय में सीखी गई संकल्पनाओं की दक्षता, दक्षता का मतलब क्या होता है, दक्षता का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है, क्षमता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा, सीखने का विस्तार, जिससे क्या होता है बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 17। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया है, यानी उप प्रकरण क्या है, पशु है। निम्न में से कौन सा प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, बताइए। शीला एक टीचर है और उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण में क्या लिया है, पशु लिया है। तो इनमें से कौन सा अधिगम का जिससे विस्तार हो सके, ऑप्शन कौन सा होगा, अब आपको ये बताना है, बताइएगा कौन सा होगा। किसी कविता के स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण गलत हो गया, भाई कक्षा 3 के बच्चे हैं। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्र को देखना गलत हो गया। प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना गलत हो गया। पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना, क्या देखना, कटआउट देखना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या है, ज्यादातर सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है सिर्फ आपका एक ही होगा, वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्राणी उद्यान। यानी इसमें पशुओं की भी बात हो रही है, पशुओं जानवरों को दिखाएंगे कि देखो, उनके चित्र दिखाएंगे कि देखो ये वाला पशु ये वाला है, और ये वाला कटआउट की बात यहाँ कह दी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 में आपको क्या बताना है, प्रश्न नंबर 18 में आपको बताना है कि जल से संबंधित त्योहारों और समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है, बताइए, बताइए। सहपाठी द्वारा सीखना गलत हो गया। समुदायों के त्योहारों की वीडियो बनाना, समुदायों से सीखना हो सकता है बट वीडियो देखना गलत हो गया। शिक्षक से चर्चा करना गलत, क्या हो जाएगा, परिवार और समुदायों के बुजुर्गों से बातचीत करना। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 भी हमारा बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपसे बोला है कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण, यानी कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है, बताइए। यानी कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पुस्तक क्यों नहीं चलाई जाती है, सीधा सीधा मतलब उसका ये है। तो आपको बताना है कि क्यों नहीं चलाई जाती। पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक के सुझाव गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाए, खेलों द्वारा तो पढ़ाया जाएगा लेकिन हैंडबुक गलत हो गई यहाँ। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं गलत हो गया तुरंत, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं, यानी जैसे एक बुक आ गई हिंदी की तो दूसरी क्या होगी, गणित की होगी, उन्हीं में क्या होगा, पर्यावरण समाहित होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाओं भाषा कौशलों शिक्षण गलत हो गया, यहाँ क्या शिक्षण नहीं देंगे बच्चे को। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 20 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 20 वाला, आपको बताना है कि इसका क्या होगा। निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है, बताइए।
कौन सा उदाहरण है? सामाजिक। सामाजिक की बात होती है, कहीं ना कहीं समाज की बात हो रही है, और जहां समाज होता है वही क्या समुदाय से बनता है। किससे बनता है? समुदाय से बनता है। तो आपका स्मारक से होगा नहीं, जंगल से होगा नहीं, जल से होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 भी आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको देखना है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है? रहने की व्यवस्था इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। बताइए इसका क्या कारण है? तो आपको ये कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करिएगा कि इसका क्या कारण है। बताइए। विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है? बिल्कुल भी नहीं है। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। भाई जानकारी जरूरी नहीं है परिवार ही रखता हो, सभी लोग रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक की क्या है? पृष्ठभूमि है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। पियाजे की अन्योन क्रिया ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की। और प्रश्न नंबर 22 को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया हुआ है दोस्तों तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 22। वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी सांसों से विकसित होती है। यहाँ सांसों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा? उसकी क्या होंगी? उसकी जो जड़ होंगी वो उनकी शाखाओं से क्या होंगी? शाखाओं से निर्मित होंगी। किससे निर्मित होंगी? शाखाओं से। ये गलत हो गया है। तो शाखाओं से निर्मित कौन सी होती है? आप जानते हो बरगद का पेड़ एक ऐसा है जिसकी जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर तक चली जाती हैं और शाखाओं से मिल यानी शाखाएं तक पहले जड़ें जाती हैं और वो दोबारा जमीन के अंदर आ जाती हैं। तो रेगिस्तानी बलूत होगा नहीं, खजूर है नहीं है, नीम है नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीम की शाखाओं की जड़ जो होती है वो नीम की जो शाखाएं होती है वो जमीन से तक नहीं लटकती हैं और लटकती किसकी हैं? सिर्फ आपकी बरगद की लटकती हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं दोस्तों। विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? बताइए विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। वे शरीर का विकास करने वाले भोजन है। देखिए विटामिन भोजन नहीं है, उनको भोजन के रूप में लिया जाता है। तो पहला वाला तो ये गलत हो गया। शरीर को उनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, सही बात है। विटामिन की बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है क्योंकि वो क्या है? तुरंत आपको एनर्जी देते हैं। पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? गलत, वो तो कार्बोहाइड्रेट करता है। वे हमारे उपापचय दर को बढ़ाते हैं जिससे वजन कम होता है। गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्तों वो 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 की चर्चा करते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन में आयोडीन आयोडीन डाल देते हैं, उसके बाद उनका रंग जो है वो नीला काला हो गया है। दिया गया भोजन का पदार्थ बताओ कैसा हो सकता है? बताइए भाई नीला काला कब होगा? आप किसी को कच्ची चीज दे दोगे, कच्चा भोजन दे दोगे तो उसका कलर थोड़ी नहीं चेंज होगा, या तो वो उबला हुआ होगा या बना हुआ होगा। तो देखो मटर क्या है, उबली की कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि मटर पर किसने प्रयोग किया था। बादाम होगा नहीं, मूंगफली होगा नहीं। क्या हो जाएगा? उबले हुए चावल। उबले हुए चावल में आपने देखा होगा जैसा भी कलर डाल दोगे वो क्या उस कलर में हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ बात हो रही है आयोडीन डालने की। जब आप इसमें आयोडीन डालोगे तो यहाँ तो वो नीले हो जाएंगे या काले हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 में बोला समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? अब समुद्र में कौन कौन रहते जाता है? मछली रहती है, मछली भी रहते हैं, मेंढक भी रहते हैं। अब मछली की बात करते हैं। मछली सांस कहाँ से लेती है? ये अपने सांस गलफड़ों से लेती है। कहाँ से लेती है? गलफड़ों से लेते हैं। किससे? मछली किससे सांस लेते हैं? गलफड़ों से लेती है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट होगा। जल से प्राप्त हाइड्रोजन, जल में घुलित ऑक्सीजन। आपने देखा होगा एक्वेरियम यानी मछली घर, मछली का जो एक प्लांट होता है उसमें मछलियां डली होती है तो उसमें एक पंप लगा होता है और वो पंप लगा होता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को घोलने की मदद
करता है। तो जल में क्या होगी, जब तक ऑक्सीजन नहीं घुलेगी जब तक मछली जल में नहीं रह सकती। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी नहीं अंदर, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। किस लिए, जल में घुले तो ऑक्सीजन को क्या कर देती है, वे घोल देती हैं और मछली जो है वो सांस ले लेती हैं और ऑक्सीजन द्वारा ही जीवित रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम क्या मजबूत करता है, हड्डियां मजबूत करता है। क्या मजबूत करता है, हड्डी मजबूत करता है। ठीक है, क्योंकि बताइए बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम होता है, यानी बच्चों में अधिक कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्या इसका सही इनमें से कौन सा होगा। बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता, यहाँ तो अधिक की बात हो रही है तो ये तो गलत हो गया। बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को आसानी से पचा लेते हैं, बचा लेते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है, यही कारण है। भाई बच्चे जब होते हैं तो धीरे धीरे उनकी वृद्धि होती है कि नहीं, तो वृद्धि होती जाती है, इसीलिए क्या है उनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा प्रश्न नंबर 27 की चर्चा करते हैं। इसमें आपसे बोला गया है एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा, यानी जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है और जो नया ज्ञान है उससे जोड़कर पढ़ाने की बात हो रही है। इसका क्या उद्देश्य है, जोड़ने का उद्देश्य आपको बताना है कि जोड़ने का उद्देश्य क्या है, बताइएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जोड़ने का क्या उद्देश्य है। और अधिक ज्ञान की पर चर्चा करना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो गई, गलत हो गया। अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र बढ़ावा देना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। इसमें आपसे क्या बोला गया है, यातायात भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। बात करते हैं दोस्तों देखो ओजोन की, तो आपको पता होना चाहिए ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। वो ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ये क्या करती है, परावैंगनी किरणों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो ये कहाँ से प्रदूषण फैला देगी, ये तो हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड बट सल्फर डाइऑक्साइड से ज्यादा क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों वही कार्बन मोनोऑक्साइड की, ये आपकी कहाँ से प्राप्त होती है, ये आपके वाहनों से प्राप्त होती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में हानिकारक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 में क्या बोला है, घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं वह कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं। अब आपको बताना है कौन सी गैस प्रदूषक गैस छोड़ते हैं, बताइएगा। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका CO होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है, बताइएगा। कहाँ से प्राप्त होता है, कमेंट करिएगा कहाँ से प्राप्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया भी है। जो कार्बन जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए बताइए कहाँ से प्राप्त होता है। अभी अभी मैंने बताया वाहनों से प्राप्त होता है। कहाँ से, वाहनों से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहाँ हमसे बोला है घरेलू पशु जो जुगली करते हैं। जुगली का मतलब मुंह में कोई भोजन रख लेते हैं और मुंह को चलाते रहते हैं, ये क्या है, यही जुगली है। वह कौन सी गैस छोड़ते हैं, वो आपकी मीथेन गैस छोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस साल के लिए फंसेगा ही फंसेगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या बोला गया है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों और आंधियों का होना पाया जाता है, वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, बताइए बताइए कौन सा क्षेत्र कहलाता है। क्या समताप मंडल कहलाता है, भाई समताप मंडल में क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन जो दिवस होता है वो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मध्य मंडल की बात यहाँ होगी नहीं, आयन मंडल यानी ये क्या है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की बात करते हैं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि वह तिथि यानी दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा वहां पर। तो आपको बताना है वह दिन कौन सा है। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वह दिन कौन सा है। कमेंट करके बताइएगा, क्या 23 मई 1984 है, क्या 23 मई 1989 है, क्या 25 मई 1984 है, या 25 मई 1989 है? बताइएगा कौन सा दिन है। बात करते हैं यहाँ माउंट एवरेस्ट की दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये आपको पता होना चाहिए, 8,848.86 मीटर। ये क्या है? इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और ये किसका भाग है? ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माता के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि इसमें हमसे बोला गया है कि वह तिथि हमें बतानी है, और वो तिथि क्या है आपकी? 23 मई 1984 जो है वो तिथि है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया है सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवा मिलती है। आपको पता होना चाहिए जो सांप के काटने की दवा होती है वो सांप के ही जहर से ही बनाई जाती है। जो सिरप होती है वो क्या है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? करैत, नाग, अफाई और दुबोइया। कौन सा? दुबोइया। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं भारत में। और हम आपको बता दें सांप की आयु लगभग कितने वर्ष होती है? 12 वर्ष उसकी आयु होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में पाया जाने वाला एक सांप ऐसा है जिसमें जो जहरीला नहीं है, उसका नाम क्या है? अजगर। क्या नाम है? अजगर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वह सभी अस्पतालों में सांप के काटने की दवा मिलती है। यह किससे बनाई जाती है? अभी भी मैंने आपको बताया, सांप की झड़ी, छोड़ी, त्वचा, चर्म, ये आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। चिचड़े पौधे, बिल्कुल नहीं। चिड़चिड़े पौधे, बीज, ये बिल्कुल नहीं। सांप के जहर से ही बनाई जाती है सांप काटने की दवा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। देखिएगा इसमें क्या बोला है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के उपयोगों को शामिल किया गया, इसका कारण है। इसका आपको कारण बताना है कि क्या कारण है इसका। उपयोगों को शामिल किया गया है, कारण आपको बताना है कि कारण इसका क्या है। तो बताइएगा, वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। पॉजिटिव वर्ड है तो आपने कह दिया तुरंत ये करेक्ट है। छात्रों को सिखाना, गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते, संचरित नहीं होते, जाते हैं। तो ये वाला गलत हो गया। छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, सही बात है कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अपने तथा अपने अभिभावकों और रिश्तेदारों की समानता, गलत हो गया ये। तो आपका कौन सा? ए और सी स्टेटमेंट सही है। और ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या बोला गया है? रचना को गुड़ खाना क्या है? बहुत पसंद है। दोपहर में जब उसकी माँ सो रही थी तो रचना क्या गई? रसोई में गई और उसने मम्मी से छिपाई हुई गुड़ की बरनी यानी गुड़ की बेली खोज ली और उसने क्या किया? गुड़ खा लिया। यह सीखने में निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है? बताइए। क्या शास्त्रीय अनुबंधन है? आप कहोगे कतई नहीं, शास्त्र की तो कोई बात ही नहीं हो रही। क्रिया प्रसूत है, यानी कहीं ना कहीं उसने क्रिया की है। संज्ञान में उसके गुण था नहीं और उसने क्या? यांत्रिक कार्य किया, इधर उधर ढूंढना, तभी तो जाकर के वह मिला। तो आपका क्या हो जाएगा? बी और डी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है? प्रकृति का सफाई कर्मी। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? बताइएगा। क्या सांप को कहते हैं, गिद्ध को, उल्लू को, या शेर को? बताइएगा। तो उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सांप भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा भारत में कहाँ शेर पाए जाते हैं? आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान।
गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें क्या होता है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी, वो कौन है आपका, गिद्ध कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित हमारे पास पड़ोस से, यानी वातावरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है, वातावरण की बात हो रही है, हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उपविषय होते हैं। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है, तो देखिएगा मुख्य विषय आपको बताना है, तो संबंध होगा नहीं, पौधे होंगे नहीं, कार्य होगा नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पर है, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई एक स्थान नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, जो क्या हो उसमें कोई ना कोई स्थिति में बदलाव आता रहे, कभी एक स्थान पर कभी दूसरे स्थान पर। और इसका शीर्षक क्या है, हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों को यह जानकर अपने संवेदनशील बनाने के लिए उद्देश्य है। बताइए क्या उद्देश्य है, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या उद्देश्य है। कमेंट करिएगा सभी बच्चे, कमेंट करिएगा एक बार, कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा क्या होगा, जब तक मैं इसको पढ़ता हूं, जब तक मैं इसको पढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे बोला गया है कि उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित किया जाता है। सही बात है, जैसे आप कहीं रह रहे हो और आपको उससे कह दिया कि आपको हम फ्लैट देंगे, कोई ना कोई ऐसी योजना है, और आपको वहां से बेघर कर दिया, तो क्या इससे संबंधित है जहां आपका जन्म हुआ है। बताइएगा कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि शहरी लोगों को कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं, ऐसा बिल्कुल भी, ये भी कोई मतलब नहीं है। कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होता है, सब। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3वीं से 5वीं तक, यानी 3 से 5वीं तक की बात हो रही है, 3 to 5 की पुस्तकों के ढेर सारे चित्रों को शामिल करने को सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। बताइए, यानी आप जो है उनकी क्या है, पर्यावरण कक्षा की बहुत सारी चित्रों को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उसका आपको उद्देश्य बताना है क्या है। बताइएगा क्या उद्देश्य है, बताइएगा। चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, चित्र जो है बच्चों को आकर्षित करते हैं। आप कहोगे आकर्षित करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो आकर्षित क्या करेंगे। बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी से समझ लेते हैं, हाँ ये भी बात ठीक है। चित्रों से किताब आकर्षण बनती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी बी और सी सही है, और बी और सी ऑप्शन नंबर जो आपका बी में है वो उसमें दिए गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। बताइएगा प्रभावी तरीका क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि प्रभावी तरीका होगा विद्यार्थियों को एक सजीवक यदि एनिमेटेड वीडियो दिखाने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। जरूरी नहीं है, गलत हो गया, आप तरीके सिखा रहे हो, चार्ट बनाना भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना, तो बच्चे खुद करके सीखेंगे, तथा अपने अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए कहना, ये वाली बात सही है। मूंग के बीजों का अंकुरण मॉडल दिखाना गलत, ठीक है। तो अगर इस वाले ऑप्शन को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको करके सीखने पर क्या बात हो रही है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, तो बच्चे कहीं ना कहीं करके सीख रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। बताइए पर्यावरण की शिक्षा होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा। जब तक मैं आपके ऑप्शन को पढ़ रहा हूं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए इसमें आपसे बोला गया है कि हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों माध्यम से। बात कहीं ना कहीं सही है, केवल शब्द दे दिया गलत दे दिया।
पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को शामिल शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा क्या, ये तो अधूरा है, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधि, गलत। आपका जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति के सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनना चाहिए। अब आपको बताना है कि वो कैसा माध्यम बनना चाहिए, बताइएगा कैसा माध्यम बनना चाहिए। भाई इन सब चीजों को समझोगे तो माता पिता से समझोगे या साथियों से समझोगे, बताइए। आप कहोगे माता पिता से नहीं समझेंगे, साथियों से, शिक्षकों से भी नहीं, क्या पर्यावरण से ही सीखते हैं। ये सारे क्या है, माध्यम है पर्यावरण के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए, बताइएगा। अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए ये आपको बताना है, बताइएगा कमेंट करके। जितने भी बच्चे सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। बच्चों को अकेले कार्य करने का अवसर देना, अकेले करेंगे क्या बच्चे कार्य, गलत हो गया। बच्चों को कार्य करने, मदद, गलत वर्ड हो जाएगा, आप मदद नहीं करेंगे, कि आप सिर्फ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर, अवसर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तुरंत आपका हो गया। बच्चों के बड़े समूह पर कार्य, बड़े समूह पर छोटे छोटे समूह बनाएंगे जिससे क्या है बच्चा आगे कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। कक्षा 3 की बात हो रही है, पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जल में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं, बताइए। जल पे जिन सभी पे ध्यान दिया गया है, जिन विषयों पर ध्यान दिया गया है वे क्या है ये आपको बताने हैं। जल का स्थानीय स्रोतों, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी का अनुमान, जल वर्षा संग्रहण, जल के स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी में के अनुमान, जल का शुद्धिकरण, जल का स्थानीय स्रोत, जल का उपयोग, लिंग, भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। ये तो अच्छी बात होगी, पीने के लिए स्वच्छ जल, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो सब कुछ, कहीं पे भी पीने की बात नहीं कही गई है, स्वच्छ जल की बात नहीं कही गई है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जल के विषय में आप पढ़ाओगे तो आप पढ़ाओगे नहीं स्वच्छ जल को, तो भाई स्वच्छ जल तो होना चाहिए ना। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 को करने से पहले जो आपका जल दिवस है दोस्तों, जो आपका जल दिवस है ये आपका कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि आकलन की जिससे हो सके वह प्रक्रिया क्या है, बताइए वह प्रक्रिया क्या है। देखिए आकलन करना, मूल्यांकन अलग चीज है, आकलन अलग चीज है। मूल्यांकन तो सिर्फ बताता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, बट यहाँ आकलन करना है तो ये तीनों हो जाएंगे, क्या, संवादात्मक, रचनात्मक और योगात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों दिए गए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। इसमें आपसे बोला गया है कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए आनुवांशिक या वंशानुक्रम एक मूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना जो है, इस शिक्षिका का नाम क्या है, हिना है, वह अपने विद्यार्थियों में आनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए आयोजित करेगी। बताइए क्या आयोजित करेगी, आपको बताना है, या आयोजन करना, बताइए किसका आयोजन करेगी वह, कमेंट करके बताइएगा किसका आयोजन होगा। भाई कहीं ना कहीं जब उन्हें पर्यावरण के बारे में बताइए तो उन्हें एग्जाम्पल देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, हाथों से क्रियाकलाप, भूमिका निभाना गलत, अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप गलत, उदाहरणों का विश्लेषण करना, कई प्रकार के क्या उदाहरण देना जिससे क्या है बच्चे समझ सके। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान करनी है।
बताइएगा, पहचान करनी है। क्या वह 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बता, क्या समावेशित है, संदर्भ सहित है, अनुभवात्मक है, या वैश्विक स्थानीय विषम केंद्रित, गलत हो गया, बाल केंद्रित होता है। तो ये वाली क्या है, समावेशित भी है, संदर्भ भी है और अनुभवात्मक भी है। तो आपका ए बी सी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करिएगा सभी लोगों में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है ये आपको देखना है। ठीक है, देखिएगा, आप रेलवे स्टेशन पर हैं। ठीक है भैया, हम रेलवे स्टेशन पर हैं, आपको अपने होटल जाना है। आप अपने मानचित्र में सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में मानचित्र चल रहा है, मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व में चले। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्व किधर होता है। जैसे कि अगर आप यहां पर हो, आप कहां हो, जैसे ए हो, आप यहां पर हो, तो पहले कहां चले आप, पूर्व में चले। कितने चले, 60 मीटर चल गए। ठीक है भैया, हमने कहा 60 मीटर चल गए, पूर्व में चले। फिर 200 मीटर ठीक उत्तर में चले। अब 200 मीटर जो है वो ठीक उत्तर में चलेंगे, तो यहां आप चलोगे या नहीं, ये कितना हुआ 200 मीटर, कहां चले, उत्तर में चले, ये 60 मीटर चले। ठीक है, उत्तर ऊपर ही तो होता है, ये भी ठीक है। फिर उन्होंने बोला 350 मीटर ठीक पश्चिम में चले। अब आप कितना चले, 350 मीटर, कितना चले, 350 मीटर किधर चले, पश्चिम इधर ही होगा आपका। फिर उन्होंने आपसे बोला अंत में ठीक उत्तर में 40 मीटर चले, और अंत में कितना चले, 40 मीटर किधर चले, उत्तर में चले। तो आप यहीं तो आ गए। ठीक है भैया, यहां आ गए, होटल पहुंचते हैं। होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की आपको दिशा बतानी है कि बताओ होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की जो दिशा होगी वो किधर होगी। तो आप यहीं पर ही क्या कर दोगे, ये इस टाइप का बना दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, और ये होटल आपका इधर है, इधर ही तो होटल है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार को मना रही है। बताइए, चांद को देखते हैं तो चांद या तो ईद पर देखते हैं, वो तो खुद ही निकल जाता है, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और किस पे मनाते हैं, करवा चौथ पर, सभी जानते हैं। पोंगल जो है ये क्या है, तमिलनाडु का है। कहां का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे क्या कहा गया है, देखिएगा। एक लड़का सूरत से नागरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ, 3 सितंबर को हुआ, और सूरत से वह 16:15 पर चली ट्रेन। और कब चली है, 16:15 पर चली है, और 5 सितंबर को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची है। यानी 2 दिन बाद, 24 घंटे बाद पहुंची है ट्रेन, 24 घंटे बाद तो पहुंची है ट्रेन। और इन दोनों के बीच का सफर कितना होगा, वो तो 24 आपके हो गए, वो तो आपके 24 हो गए। कितना सफर हो गया, 12.5 हो गए। और 12.5 जब आप इसमें और जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 36.5, क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये क्या है, आपका टाइम आ जाएगा। तो आपका टाइम कितना आ गया, 36.5 आ गया। तो आपको टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 36.5 आ गया टाइम। ठीक है, यदि समय के अंतराल कुल दूरी आपको इतनी दी गई है किलोमीटर में, तो ट्रेन की आपको औसत चाल बतानी है। तो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस कितनी है आपकी, 21-19 है। और ये आपका घंटे कितने हैं, 36.5, ये आपके क्या है, घंटे हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लो, और पॉइंट हटाएंगे ऊपर दोस्तों कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 10 आ जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 से जब इसे करोगे, 5 2 नहीं 10, और 5 से इसे करोगे, 5 7 35 आ जाएगा। एक बचेगा 5 15, कितना आ जाएगा, 5 15। अब आप क्या करोगे, जब आप इसका इसमें भाग दे दोगे और 2 का जब आप इसमें गुणा कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, इतनी आपकी चाल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर
20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला है, बताइएगा। वो क्या है, 6 महीने से भी अधिक समय में रही, उनका नाम आपको बताना है, बताइएगा क्या है उनका नाम, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्या वहीदा प्रिज्म है, कर्णम मल्लेश्वरी है, बछेंद्री पाल है, सुनीता विलियम है, बताइएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा। ये क्या है, प्रथम भारतीय महिला है, कमेंट करके मुझे बताइएगा वह कौन है। तो आप क्या कहोगे भाई, कौन है, सुनीता विलियम है, क्या है, सुनीता विलियम है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पिताजी कहाँ के थे, गुजरात के थे, कहाँ के थे, गुजरात के थे। और ये जो अंतरिक्ष में कितने समय तक रही, 6 महीने से भी अधिक समय, यानी 195 क्या दिन तक रही, ठीक है, 195 दिन तक ये रही है अंतरिक्ष में। और इनको सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। और ये कहाँ की, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। बछेंद्री पाल कहाँ है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 की चर्चा करते हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। इसमें सुरलभ द्वारा उचित स्वच्छता की सुविधा का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुरलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक कौन है, बताइएगा कौन है। बिंदेश्वर पाठक है, विनोबा भावे है, बाबा आमटे हैं, अन्ना हजारे हैं, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन है, कमेंट करके बताइएगा कौन है। तो उसके कौन है ये आपको बताना है, किसके, सुरलभ अंतरराष्ट्रीय के संस्थापक, बताइएगा कौन है। सुरलभ अंतरराष्ट्रीय संस्थापक कौन है, बिंदेश्वर पाठक हैं, कौन है, बिंदेश्वर पाठक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे बोला गया, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप की तीव्रता को किसमें मापते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मानवीय करणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा है जो, बताइए क्या कारण है इसका सही, ये भी आपको बताना है, ये भी आपको बताना है कि क्या कारण है, बताइएगा क्या कारण है, कमेंट करके मुझे बताइएगा सभी लोग कि इसका क्या कारण है। कारण आप लोगों को मुझे बताना है, कमेंट करके बताइएगा, कारण बताइएगा, कारण जल्द से जल्द सभी लोग बताइएगा। क्या ज्वालामुखी विस्फोट है, भैया पर्यावरण की बात हो रही है, भूकंप की बात हो रही है, तो भूकंप का ज्वालामुखी से कोई लेना देना नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स का भी ऐसा भूस्खलन भी नहीं है, क्या है, खनन के क्रियाकलाप जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे हो रहा है, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात और धूल से बचाता है। कारवा केवरेन पर एक घर होता है, बताइए कैसा घर होता है, क्या पहियों का होता है, नाव का होता है, बर्फ का होता है, या रेल की पटरियों का होता है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा होता है, कमेंट करके बताइएगा कि घर जो है वह कैसा होता है, कमेंट करके बताइए। ये घर कैसा होता है जो हमें देखो गर्मी से भी बचाए और सर्दी से भी बचाए, बरसात से भी, धूल से। तो ये घर ऐसा होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और ऐसे घर कब जा पाएगा, जब उसमें पहिए लगे होंगे। तो आपने कह दिया ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, इसमें देखते हैं ये क्या है, मैप द्वारा सॉल्व करेंगे इसे। भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ पंजाब की है। इसकी आपको दिशा बतानी है, ठीक है, और कहां से बतानी है, भारत की राजधानी से दिशा बतानी है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके मैप को सहायता से इसको हम हल करते हैं। दिल्ली कहाँ है आपका, दिल्ली जो है आपका यहाँ है, तो आपने यही ये बना दिया। तो देखो अब आपसे क्या पूछा है, पंजाब की पूछा है, तो पंजाब में क्या है, चंडीगढ़ है, और यहाँ क्या है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका क्या है, पूर्व है, ये आपका क्या है, दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका उत्तर है दोस्तों। तो ये कहाँ आ जाएगा, दक्षिण पूर्व में क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका, चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखिएगा अब आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा
अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि इस टाइप से बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर आपका क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या है, उत्तर है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, और इधर दक्षिण है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व की तरफ कौन आपको बताना है, लखनऊ है, और इधर क्या है, चंडीगढ़ है। तो देखिएगा आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व है, और दक्षिण पश्चिम दे दिया यहाँ, इसलिए ये वाला गलत हो गया। उत्तर पश्चिम है, गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम है, गलत हो गया। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, तो ये वाला जो डी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो बात करते हैं 1 2 3 दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब क्या होता है, अलग करना। क्या होता है, अलग करना। ठीक है, इस प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग खुली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या तना किया जाता है, बीज या फूल या बाली। आप कहोगे क्या किया जाता है, बाली किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गिरता, उनके नाम है। क्या कानपुर है, रायपुर है, लेह लद्दाख है, जोशीमठ मनाली है, केदारनाथ अमरनाथ है। बताइएगा कहाँ है ये, बताइएगा। यहाँ 0 डिग्री से क्या है, नीचे नहीं गिरता, और वह क्या है, देखो यहाँ पर भी क्या है, 0 डिग्री से कम हो जाता है, मनाली में भी हो जाता है, और लेह लद्दाख में भी 0 डिग्री का कम हो जाता है, लेकिन कानपुर में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं लद्दाख की। ठंडा रेगिस्तान के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठंडे रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे बोला गया है वह रसोईया बिरयानी बना रही है, यानी एक रसोईया ने वो क्या बिरयानी बना रही है तथा चावल व पानी को अलग करना चाहता है, वह कौन सी विधि अपनाएगा, ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा। क्या फटकना, निथरना, बाष्पीकरण या हाथ से चुनना। बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा, कमेंट करके बताइएगा कौन सी विधि अपनाएगा। क्या निथारना, कौन सी विधि अपनाएगा, निथारना। देखो बाष्पीकरण जब होता है जब उसको वह गर्म करे, गर्म थोड़ी नहीं करेगा, फटकेगा थोड़ी नहीं, क्योंकि उसमें पानी मिक्स है, इसलिए क्या होगा, फटकेगा वह नहीं बिल्कुल भी। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब जो है क्या है, सर्वाहारी का मतलब क्या, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, दोनों को मिला दो वो क्या कहलाता है, सर्वाहारी, यानी वह मांस भी खाता है। तो आप मुझे बताइए बकरी मांस खाती है क्या, बकरी मांस नहीं खाती है, बकरी मांस कब से खाने लगी। ठीक है, और शेर जो है वो क्या है, शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी होता है। खरगोश, गाय, ये क्या है, शाकाहारी है। कौवा और सूअर जो है ये क्या है, और मनुष्य ये क्या है, सर्वाहारी हैं। ये क्या है, ये क्या है, मांस भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। बताइए पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के बारे में, या पर्यावरण से, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण से नहीं होगा, पर्यावरण के लिए हो जाएगा, पर्यावरण के माध्यम से हो जाएगा, और पर्यावरण के बारे में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए बी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करता है। इसके जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और 3 में से आपको एक को बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा होगा, जब तक मैं इसको पढ़ता हूँ, जब तक मैं इसको पढ़ता हूँ। क्या पर्यावरण का अन्वेषण, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, पर्यावरण के बारे में सूचना। बताइएगा क्या ये होंगे। अब आपको इनमें से कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यावरण के बारे में सूचना नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ए और बी है वो आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्योंकि पर्यावरण के अंत हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और अन्वेषण करते हैं, कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में क्या करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, करके सीखते हैं। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि पर्यावरण जो आपका दिवस है ये कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।